इमेजिन कीजिए, मार्केट क्रैश हो गया है, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, देश के पास पैसा नहीं है। नॉर्मल लॉजिक तो कहता है कि सरकार को ऐसे समय पर खर्चे कम कर देने चाहिए, करेक्ट। हेल्थ केयर और एजुकेशन पर कट लगते हैं, लेकिन एक सेक्टर है जो इस ग्रेविटी को डिफाई करता है, द मिलिट्री। दो 2008 के ग्रेट रिसेशन के बाद पूरी दुनिया अपनी बेल्ट टाइट कर रही थी, पर मिलिट्री स्पेंडिंग नहीं रुकी। 2024 तक आते आते ये ग्लोबल स्पेंडिंग 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हो गई। अकेले 2024 में इस ग्लोबल स्पेंडिंग का ग्रोथ रेट 9.5% था, जो कि 4 डेकेड्स में हाईएस्ट था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब दुनिया के पास पैसा कम होता है तो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा दी जाती है? क्या यह इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने का तरीका है या फिर एक खतरनाक दुनिया का नतीजा? आज हम इस गन्स वर्सेस बटर पैराडॉक्स को डिकोड करेंगे। मैं आपको 3 सिचुएशंस दिखाऊंगा जब बिल्कुल अलग टाइम फ्रेम्स में एक फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हुआ। आप इसको देख के अमेज रह जाएंगे कि देशों ने इससे निपटने के लिए हर बार एक सिमिलर तरीका अपनाया। सबसे पहले मैं इस मिलिट्री स्पेंडिंग का आपको लॉजिक समझाता हूं, ताकि आप आने वाली इंफॉर्मेशन से इजीली रिलेट कर पाए। एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक ग्रेट लेवलर है। हर देश, हर सिस्टम ही स्ट्रगल कर रहा है। इकोनॉमी भले ही एडवांस्ड हो, डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड, सभी समाधान ढूंढ रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस में किसी भी सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है पब्लिक सेंटिमेंट को मैनेज करना और इकोनॉमी की ग्रोथ को बनाए रखना। कंजम्पशन कम होता जा रहा है, इंडस्ट्री स्लो होती जा रही है, ले ऑफ्स होने लगे हैं। लोगों को वो दोनों चीजें चाहिए जो तेजी से खत्म हो रही हैं। दे नीड मनी एंड दे नीड जॉब्स इस मुश्किल समय को निकालने के लिए। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सरकार को सबसे बड़ा बायर बनना पड़ता है, और इस डिफिकल्ट समय में सप्लाई चेन को रिवाइव और जॉब्स जनरेट करने के लिए आम से अच्छी कोई इंडस्ट्री नहीं है। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, आयरन एंड स्टील, लॉजिस्टिक्स और ऐसे कई सारे सेक्टर्स डायरेक्टली बेनिफिट होते हैं। साथ ही बड़े लेवल पर रिसर्च और डेवलपमेंट का एक मेगा स्पिल ओवर होता है, जो अनइंटेंशनली ही सही लेकिन सोसाइटी को फायदा पहुंचाता है। जीपीएस और इंटरनेट इसके प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। ये दोनों मिलिट्री प्रोजेक्ट की तरह ही शुरू हुए थे। सो आर्म्स इंडस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके सरकार की चिंता को कुछ हद तक कम करती है। लेकिन पहली समस्या का समाधान ढूंढने के चक्कर में एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, बायर्स ढूंढना अपने मैन्युफैक्चर्ड आर्म्स के लिए। सरकारें अपने इन हाउस वेपन्स को बाय करती हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री को चलाते रहने के लिए काफी नहीं है। लॉन्ग टर्म फायदा तब होगा जब बाहर के कस्टमर्स आए, यानी कि दूसरे देश बाय करें। पर जिस समय फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है, कोई भी कंट्री मिलिट्री स्पेंडिंग क्यों करेगी? इस समय पर वेपन्स बनाने वाले देश का एक मिलिट्री एडवेंचर एक तीर से 3 शिकार करता है। ग्लोबल सुपर पावर बनने की दौड़ में नॉमिनेशन, अपने एम्बिशंस को जाहिर करना, रीजनल सुपीरियोरिटी की तरफ एक कदम, अपने नेबर्स को चेतावनी देना और अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स के लिए बैटलफील्ड में अपने वेपन्स का डेमोन्स्ट्रेशन देना। अब आप देखिए, आर्म्स में इन्वेस्टमेंट देश के फाइनेंशियल क्राइसिस के दर्द को कम करने में कैसे मदद करता है, नेशनलिज्म को हवा देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान विरोध में यूनाइट कर लिया। इससे पब्लिक सेंटिमेंट मैनेज हुआ, जो कि अमेरिका के ट्रेड वॉर्स की वजह से नेगेटिव चल रहा था। इसी तरह पाकिस्तान ने भी अपने सिटीजन्स के पब्लिक सेंटिमेंट को मैनेज कर लिया, जो कि उनकी मल्टीपल इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से हमेशा से ही खराब रहा है। इकोनॉमी को वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिलता है। एक डोमिनोज इफेक्ट ट्रिगर होता है, वेयर वन थिंग लीड्स टू अनदर। एक अग्रेसिव कंट्री के नेबर्स को अपनी सिक्योरिटी को लेकर सावधान होना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आर्म्स ऑर्डर करते हैं। अब नेबर्स के नेबर्स को भी इसी वजह से आर्म्स ऑर्डर करने पड़ेंगे। इस वजह से रीजनली और ग्लोबली एक आर्म्स रेस ट्रिगर हो जाती है, और सडनली आप रियलाइज करेंगे कि आपकी आर्म्स इंडस्ट्री इस पूरी डायनेमिक्स में रिलेवेंट हो गई है। और 2 कंट्रीज के बीच का ट्रेड सिर्फ वेपन्स तक ही लिमिटेड नहीं रहता, बाकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी सारी कंट्रीज ब्रह्मोस परचेज को इंडिया से एक्टिवली डिस्कस कर रही हैं।
इनमें से कुछ देश हैं वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस। लाइकवाइज पाकिस्तान भी अपने यहाँ मैन्युफैक्चर्ड JF-17 को काफी देशों को ऑफर कर चुका है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है कि जो लोन का रीपेमेंट है वो पैसे में करने के बजाय JF-17 में कर दिया जाए। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब रिसेशन आता है तो सरकार को बाजार में खूब सारा पैसा डालना पड़ता है ताकि जॉब्स क्रिएट हो। अब ब्रिज बनाना बहुत अच्छा है, लेकिन एक फाइटर जेट बनाने से पूरी हाईटेक सप्लाई चेन जिंदा हो जाती है। इसलिए रिसेशन के वक्त मिलिट्री स्पेंडिंग एक स्टिमुलस पैकेज की तरह काम करती है। अब मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस बताता हूं टू प्रूव दिस पॉइंट। 2008 के रिसेशन के बाद का डेटा देखते हैं। यूरोप में तो कमी आई थी। यूके और इटली ने अपने बजट्स को 15% तक घटा दिया था, लेकिन बाकी दुनिया में सीन अलग था। यूएस में कुछ दिन तो कमी आई, लेकिन फिर स्पेंडिंग एकदम से बढ़ा दी गई क्योंकि कुछ नए जियोपॉलिटिकल थ्रेट सामने आ गए। जिस समय वेस्ट अपनी इकोनॉमी संभालने में बिजी था तो चाइना ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। 2008 से 2017 के बीच में ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग में चाइना का शेयर 17% से बढ़कर 24% हो गया। लेसन सिंपल है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में अक्सर बैलेंस ऑफ पावर बदल जाता है। जब पुराने प्लेयर्स वीक होते हैं तो अपनी पोजीशन बचाने के लिए ज्यादा खर्च करते हैं और ज्यादा अग्रेसिव होने का दिखावा करते हैं। इस स्टेटमेंट का सबसे सटीक एग्जाम्पल अमेरिका है। कोल्ड वॉर के बाद इमीडिएटली गल्फ वॉर और फिर इराक का इन्वेजन, 2008 के रिसेशन के बाद लिबिया का इन्वेजन, कोविड के बाद यूक्रेन का इस्तेमाल करना रशिया को नीचा करने के लिए, उसके बाद टैरिफ्स, फिर ईरान के खिलाफ अग्रेशन और अब वेनेजुएला। ये सब तरीका है अपने पब्लिक सेंटिमेंट को मैनेज करने के लिए और अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को रेलेवेंट रखने के लिए। और ये तो काफी रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं। हिस्ट्री गवाह है कि जब जब फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हुआ है दुनिया ने हमेशा ही वेपन्स की तरफ रुख किया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1930s का ग्रेट डिप्रेशन। इनिशियली सबने खर्चे कम किए, लेकिन जैसे ही हिटलर और जापान ने एक्सपेंशन शुरू किया हर देश ने मिलिट्री स्पेंडिंग को अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही बना लिया। 1939 तक जर्मनी अपनी जीडीपी का 23% सिर्फ मिलिट्री स्पेंडिंग पर ही खर्च करने लगा था। 1938 से यूएस ने आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी बनाना शुरू किया और अपनी इकोनॉमी को डिप्रेशन से बाहर निकाल लिया। इसे कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। जब एक देश अपने क्राइसिस को खत्म करने के लिए टैंक्स बनाता है तो उसके पड़ोसी को भी टैंक्स ही बनाने पड़ेंगे, फिर चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। इट इज एन आर्म्स रेस फ्यूल्ड बाय इकोनॉमिक डेस्परेशन। अब आप कोविड-19 के बाद की ही स्थिति देखिए। सारी कंट्रीज स्लो डाउन में थी, इंडिया भी अफेक्टेड था, लेकिन उसी समय बीच पैंडेमिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना अग्रेसिव हो गया। यहां वही लॉजिक अप्लाई करता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सिक्योरिटी कैन नॉट वेट फॉर द इकोनॉमी टू रिकवर। बीच पैंडेमिक भी इंडिया को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करना ही पड़ा, राफेल फ्रांस से और S-400 रशिया से। जब इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ता है तो सेल्फ रिलायंस जैसे आत्मनिर्भर भारत का नारा और मजबूत होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जॉब्स क्रिएट होते हैं और जो पैसा हम पहले देश के बाहर भेजते थे वो अब देश में ही सर्कुलेट होता है। आप नोट कीजिए कि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है। हम समझ चुके हैं कि राइजिंग सुपर पावर बनने के लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक पावर साथ साथ चलना जरूरी है। अगर इकोनॉमी इंजन है तो मिलिट्री उसकी शील्ड है। इंडिया जल्दी ही अपना लार्जेस्ट डिफेंस परचेज करने वाला है जब हम फ्रांस से एक साथ 100 से ज्यादा राफेल खरीदेंगे। आज की बात करें तो कोविड-19 के बाद भी पैटर्न्स तो वही दिख रहे हैं। ग्लोबल डेट तो आसमान छू रहा है, लेकिन नेटो कंट्रीज ने अपने 2% जीडीपी स्पेंडिंग टारगेट्स को हिट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। लेकिन अब स्पेंडिंग सिर्फ टैंक्स पर नहीं होती है, अब स्पेंडिंग होती है साइबर वॉरफेयर पर और एनर्जी सिक्योरिटी पर। डिजिटल इकोनॉमी को बचाने के लिए साइबर वॉरफेयर अब जरूरी है और पाइपलाइंस और ग्रिड्स की प्रोटेक्शन अब मिलिट्री की प्रायोरिटी है। आज के परमा क्राइसिस में मिलिट्री सिर्फ जंग लड़ने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की शील्ड है ये। तो क्या मिलिट्री स्पेंडिंग किसी क्राइसिस को खत्म करने का सोल्यूशन है? इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी, क्योंकि ये एक दो धारी तलवार है। ये जॉब्स और टेक तो लाता है, लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जिस पैसे से मिसाइल बनती है उसी पैसे से स्कूल या ग्रीन एनर्जी बन जाती। आईएमएफ के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग डिफेंस से कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन जब तक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहेगी दुनिया भर की सरकारें गन्स वर्सेस बटर में अक्सर गन्स को चुनेंगी। आपको क्या लगता है, क्या मिलिट्री पे इतना खर्च करना जायज है या फिर हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ऐसा ही डीप डाइव कंटेंट मिस ना करें। मैं आपसे जल्द ही किसी और वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे, गुड लक।